नमस्ते दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का अभी पिछले महीने जून में पेपर हुआ है। आज हम लोग 9 जून वाला जो पेपर हुआ है उसका शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, क्योंकि बेसिक तो भाई कोई भी लगा लेता है और बेसिक से बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर हम लोग बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे, एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे जहां पर आप सवालों को सिर्फ देखकर भी उड़ा सकते हैं। कुछ तो ऐसे सवाल हैं उनमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट कई टीचर क्या करते हैं कि उसमें बेसिक लगा के बहुत सारा लंबा चौड़ा टाइम ले लेते हैं। तो आज के क्लास में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास चलने वाली है, कहीं छोड़कर जाइएगा नहीं। पहला सवाल हम लोग देखें, अगर क्या बोला है, यदि माँ का वर्तमान आयु 3 गुना उसकी बेटी की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है और बेटी की आयु का 3 गुना माँ की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माँ और बेटी की आयु का वर्तमान आयु कितना होगा, अंतर पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इस लाइन को पढ़ें तो क्या बोला है कि बेटी की आयु का 3 गुना माँ की आयु से 4 वर्ष कम है। ठीक, तो अगर हम बेटी की आयु x वर्ष मान लें, है ना, क्योंकि इस टाइप के सवालों को आप मानेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन करेंगे तभी आंसर आ पाता है, अदरवाइज नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि बेटी की आयु का 3 गुना जो है माँ की आयु से 4 वर्ष कम है। बेटी की आयु x मानिए तो कितना हो जाएगा 3x, इसका जो 3 गुना है माँ की आयु से 4 वर्ष कम है, इस तरीके से लिखा गया है ना। यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 3x + 4। अब ऊपर वाला लाइन पढ़िए, यदि माँ की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी कि y हमने माना था माँ का, तो 3 गुना ये जो है उसकी बेटी की आयु के 5 गुने से, यानी कि 5x से कितना अधिक है, यहाँ पर 36 अधिक है, बस ये हो गया। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3x + 4 है, यहाँ रख दीजिए, है ना। तो y में इसमें पूरे में 3 गुना कर देंगे, इसका 3 गुना करिए तो यहाँ हो गया 9x, है ना, और 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर है 5x और प्लस यहाँ पर 36। देखिए ये हो गया 4x और 36 - 12 यानी कि 24 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 के बराबर। तो y कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 4 22, है ना। मतलब कि y जो है वो हमारा 22 आ गया। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अंतर पूछा था दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 22 में से 6 घटा देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 16। 16 वर्ष इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस टाइप का कई सारा सवाल हम पिछले शिफ्टों में करवा चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दुकानदार ने अपने सामान का मूल्य लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया और 10% पर बेच दिया, 10% के डिस्काउंट पर। यदि उसे 71% का प्रॉफिट हुआ तो x का मान कितना होगा। देखिए पहले क्या किया कि x% वो बढ़ा दिया, ठीक है, x% वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ करके छाप लिया, फिर डिस्काउंट भी दे रहा है दिखावे के लिए, है ना। तो कितना डिस्काउंट दिया, यानी प्राइस को कितना कम किया, यहाँ पर 10% कम किया, तो ओवरऑल उसको 71% का प्रॉफिट हो गया। तो इनका जो सक्सेसिव है वही तो 71% के बराबर होगा। तो बस सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा लीजिए। सक्सेसिव का फार्मूला होता है a + b + AB/100, ये होता है सक्सेसिव निकालने का फार्मूला। a मतलब x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, a की वैल्यू। फिर यहाँ पर b की वैल्यू -10 है तो ये हो गया -10। फिर a × b तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 10x, मतलब AB/100 ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर यही ओवरऑल हमारे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट के बराबर होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पर प्लस का 71, चूँकि प्रॉफिट है इसलिए प्लस का लेंगे, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 10 तो उधर चला जाएगा, पहली बात ये आपका कट गया, तो x - x/10, तो 10x - x यानी कि ऊपर हो जाएगा 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा। तो 71 और 10 यहाँ पर 81, मतलब जो x की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई, 10 नहीं हो 90, है ना, 90 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों। अब इसमें ना आप लोग बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। बस ये देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो दिया है वो 10, 17 और 14 दिया है। तो लेंथ दिया है आपको 10 यूनिट और ब्रेड्थ दिया है आपको 17 यूनिट और चौड़ाई यहाँ पर दिया गया, ऊंचाई दिया गया है 14 यूनिट। हमें पूछा क्या है वो पहले चेक करिए। घनाभ की लंबाई यहाँ पर ये है, लंबाई यहाँ पर 10 यूनिट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल ही होगा, यानी 10 से कटने वाला कोई नंबर होगा।
ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ है। क्या 17 10 से कटता है? नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 10 10 से कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है, तो ये हो सकता है। एक भी 10 से नहीं कटता, ये भी नहीं है। ये भी 10 का मल्टीपल नहीं है ना। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप चाहे तो बेसिक लगाइए। क्या होगा यहाँ देखिए, अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माने तो ये हो जाएगा 10x 17x और 14x, तीनों मिल गए। इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? घनाभ है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है LB + BH प्लस यहाँ पर HL, ठीक है। HL इज इक्वल टू, ये किसके बराबर दिया है हमको? 1096 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से LB का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 10x और 17x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर काटेंगे कूटेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप स्मार्ट तरीका सीखिए, स्मार्ट अप्रोच से कम समय में लगाइए सवालों को। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ऋषि के पास 1612 रुपया है। उन्होंने इसे अपने पुत्रों सान और पीयूष के बीच में बांट दिया। दो लोगों में बांटा यहाँ पर, पहला है सान और दूसरा है यहाँ पर पीयूष, ठीक कह रहा है इसमें। और उन्हें इसे प्रतिवर्ष 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा, है ना। CI पर इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया 8% रेट पर। यह देखा गया कि सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुई। जितना सान को 19 साल में मिला इन्वेस्ट करने के बाद, उतना पीयूष को 20 साल में मिला, है ना, बराबर राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने सान को कितनी राशि दी थी? मतलब कि अपने बेटे सान को ऋषि ने कितना पैसा दिया था। मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल पैसा तो ये है, हमको पता है टोटल पैसा ये है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सान को x रुपए मिले थे और पीयूष को y रुपए मिले थे। मान सकते हैं, बहुत सिंपल है तरीका। अब आप ये बताइए कि अगर ये x रुपए को इन्वेस्ट करता है तो एक साल में कितना पैसा हो जाएगा। चूँकि रेट यहाँ पर 8% है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 यानी कि 2/25, है ना, 2/25। तो पहले साल जो पैसा होगा 25 से 2 अधिक हो जाएगा, मतलब 25 पर 2 इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो पहले साल पैसा कितना हो जाएगा इसका? 25 और 2 यानी कि 27/25 हो जाएगा कि नहीं? 25 से 2 अधिक बढ़ जाएगा। ये एक साल की कहानी है, एक साल में इतना हो जाएगा। अब ये बताइए कि सान का जो पैसा था वो 19 साल के लिए लगा था, तो 19 साल के लिए चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पावर में जाएगा 19, ये हो गया। तो 19 साल में सान को इतना ही पैसा मिला। बहुत ध्यान से समझा रहे हैं और समझिएगा भी। अब पीयूष का निकाल लेते हैं। तो पीयूष के पास y रुपए था, उसने इसे इन्वेस्ट किया, तो सेम रेट है, तो वही एक साल में कितना बनेगा? 25 से 2 अधिक यानी कि 27/25 रुपये बन जाएगा एक साल में। चूँकि ये 20 साल की इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर पावर में 20 होगा। अब इसका पैसा 19 साल के बाद, इसका पैसा 20 साल के बाद, दोनों बराबर हो गए, बराबर कर दीजिए। x रेशियो y नहीं आ जाएगा क्या यहाँ से? तो x रेशियो y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 27/25 है, यहाँ 27/25 है। जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो आप सभी जानते हैं a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, बेस अगर सेम है तो पावर आपस में घट जाते हैं, यानी ये हो जाता है a पावर m - n, यही ना होगा। तो देखिए अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ 20 है, ये 19 जाके उधर घट जाएगा, यानी कि बेस तो वही रहेगा 27/25 ही रहेगा, लेकिन पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 20 में से 19 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। और पावर 1 का तो मतलब वही होता है ना। तो देखिए x जो है, x के पास x को कितना पैसा मिला, मतलब कि यहाँ पर जो सान को पैसा मिला वो 27 यूनिट मिला, और y को यानी कि पीयूष को कितना पैसा मिला? 25 यूनिट। आपको पूछा क्या है? आपको अभी भी यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखते जाइए। आपको पूछा क्या है? ऋषि ने सान को कितनी राशि दी, मतलब सान को कितना पैसा मिला। तो सान को यहाँ पर 27 यूनिट पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि सान का पैसा x था और x की वैल्यू यहाँ पर 27 यूनिट है। 27 में आप देख पा रहे होंगे कि 9 भी होता है, 3 भी होता है, मतलब जो सान का पैसा होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा। तो 9 का मल्टीपल खोज लीजिए आपके ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। 9 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं पता है ना? अंकों को जोड़िए और जो 9 से कट जाए वही आपका 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए 7 7 14, 14 4 14 और 5 19 हो जाएगा। 19 आपका 9 से नहीं कटता, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद 8 7 15 5 20, 20 भी 9 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं है। 8 6 14, 14 और 7 21, ये भी 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 8 3 11, 11 7 18, 18 आपका 9 से कट जाता है, मतलब ये हमारा सान का पैसा है।
ठीक है, तो ये तरीके होते हैं इन सवालों को लगाने के। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा बाई ऑप्शन। आपको दिया गया है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इनकम का रेशियो 7 और 8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। ठीक है, यदि उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो 11 और 16 दिया है तो सीमा और दर्शन के कुल खर्च कितने होंगे। देखिए आपको खर्च का ही रेशियो दिया गया है, खर्च का रेशियो कितना है यहाँ पर 11 और 16, तो टोटल खर्चा यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 और 16 को जोड़ेंगे यानी कितना आ जाएगा 27 यूनिट आ जाएगा। अब जो हमारा उनका टोटल खर्चा होगा वो 27 का मल्टीपल होगा, मतलब 27 से कोई कटने वाला नंबर होगा। 27 में आप जानते हैं कि 9 और 3 दोनों होता है, 9 × 3, तो आप देखिए 9 से कौन कौन कट रहा है। ठीक है, फिर ये देख लेंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। ठीक, बस इतना ही देखना है आपको। 9 का रूल अभी अभी बताए हैं, 8 और 6 14, 14 9 से नहीं कटता, ये आंसर तो कतई भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 और 4 10, 10 भी 9 से नहीं कटता, ये आंसर भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पाएंगे तो 4 और 5 9 मिलाकर कट गया 9 से, और यहाँ 6 1 7 2 9 ये भी कट गया, तो मतलब ये अच्छा ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये पूरा 9 से कट गया। 6 3 9 ये भी आपका कट सकता है, लेकिन अब बड़े ध्यान से समझिए, हमने तो सिर्फ अभी 9 से काटा है ना, तो 9 से तो दोनों कट रहे हैं। अब किसी एक को, क्योंकि 50-50 हो गया है यहाँ पर, तो किसी एक को उठाकर चेक कर लीजिए कौन 27 से कट रहा है। मान लीजिए हम डी को चेक करते हैं। ठीक है, तो डी को अगर चेक करेंगे तो डी हमारा क्या है, डी ऑप्शन 63,000 है, 63,000 है। इसको 27 से डिवाइड करिए, अगर ये 27 से डिवाइड हो गया तो यही आपका आंसर होगा, है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर पहले 9 से काटिए तो 3 बचा, फिर 9 से काटेंगे तो 9 7 63, 7,000 हो गया। क्या अब ये 3 से कटेगा, नहीं कट पाएगा पूरी तरीके से। भाई ये 7,000 है बटे 3 है, कभी भी आपका 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 27 से पूरी तरह नहीं कटेगा। 9 से तो कट रहा है लेकिन 27 से नहीं कट रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा एक ही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब मान लीजिए कि आप ऑप्शन में ही फंस गए, कहीं पर 2 ऑप्शन मिल गए 27 से कटने वाले, तो कैसे करेंगे इसको। तो भी बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। आप सभी जानते हैं कि जो इनकम होता है ना, इनकम वो 2 चीज़ों में बढ़ता है, एक तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और दूसरा यहाँ पर बचत में, सेविंग में जाता है। ठीक है, 2 चीज़ों में। अब आपको पहले क्या दिया है, इनकम का रेशियो, तो इनकम का रेशियो क्या दिया है यहाँ पर 7 और 8 का रेशियो। ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ें। वे 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं, तो उनके खर्च का जो रेशियो है, अब यहाँ पर खर्च का रेशियो यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बना यहाँ पर 11 और 16 का। ये एक्सपेंस, अब बड़े ध्यान से आपको समझना है कि भाई 7 कमाया और 11 खर्च किया तो बचाया कितना यहाँ पर 15,000, तो इसका बचत यहाँ पर 15 के हो गया, 1000 को के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसने 8 कमाया, 6 खर्चा किया, तो बचत कितना किया यहाँ पर 9 के, है ना, ये हो गया 9 के। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, ये तो बात मेन बात तो यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए, 6 7 42 और 11 8 88। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर 16 है ना, 11 और 16 है, तो देखिए 16 7 112 और यहाँ पर आपका 11 8 88, 112 और 88, मतलब यहाँ पर 20 4 24। ठीक है, तो 24 आ गया भाई, 112 में से 88 घटाएंगे तो 24 आ गया, तो 24 यूनिट की जो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर भी आपको देखना है वही चीज़ें, 11 9 99 और 16 और 15 का गुणा करिए, तो 16 दहाँ 160, 16 पंचे 180, 240 हो गया। तो 240 माइनस कितना, 11 9 99, इन दोनों को घटा लीजिए तो 100 गया पहले, तो 140 पे आ गए, एक और जोड़ दीजिए मतलब 141, तो 141 और के का मतलब यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मतलब इतना। ठीक है, अब इनको आपको देखना है। पहले तो देखिए कि आपको टोटल खर्चा पूछा है ना, तो खर्चे के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ें चाहिए, इनकम चाहिए दोनों का। तो पहले इसका इनकम बताइए कितना हो जाएगा, 8 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 24 का वैल्यू इतना है, 8 का निकालना है तो 3 से डिवाइड ना कर दीजिए। तो जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 की वैल्यू आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, फिर बचा 2, तो 3 7 21, मतलब 47,000 आ गया। तो इसका जो इनकम है वो 47,000 है, इसका इनकम कितना है 47,000 है। अब इसका इनकम निकालना है, तो 8 की वैल्यू जब इतनी है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, तो 1 का वैल्यू 8 से इसको डिवाइड करिए, तो अगर देखा जाए तो 8 पंचे 40,
ठीक है, बचा यहाँ पर 7, तो 70 हो गया। तो 70 जब हो गया तो 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई यहाँ पर 64, तो बचा 6, तो 60 हो गया। 60 हो गया तो 8 सत्ते 56, फिर बचा 4, तो 40 हो गया। 8 पंचे 40, इतना आ गया 1 की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या करना है, 7 की वैल्यू निकालना है। तो 7 की वैल्यू मतलब इसका जो इनकम है, ठीक है, ये तो हो गया किसका इनकम, यहाँ पर दर्शन का, ये दर्शन का इनकम हो गया। अब हमें चाहिए किसका इनकम, यहाँ पर सीमा का। तो सीमा का इनकम निकाल लीजिए। सीमा का इनकम कितना आ जाएगा, 7 यूनिट। 1 की वैल्यू 5875 है, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 7 पंजे 35, बच्चा यहाँ पर 3, 7 सत्ते 49, है ना, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, बचा 5, तो 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, हो गया 1, बचा 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 यहाँ पर 41 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सीमा है उसने इतना इनकम किया। अब आपको खर्च देखना है, तो ध्यान से समझिए। पहले देखते हैं दर्शन के बारे में। दर्शन ने कमाया 47,000, उसमें से 9,000 बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा, 47,000 में 9,000 कम कर दीजिए। 47 में 9 कम करेंगे अगर, तो आपका कितना आ जाएगा, 36,000 नहीं, 36,000 नहीं, 38,000, ठीक है, 38, हाँ 7 और यहाँ पर ये 2, हाँ ठीक है, तो 38,000। तो 38,000 आ गया दर्शन का खर्च। 38,000 किसका आ गया, दर्शन का खर्च आ गया। अब इसमें देखिए कि मान लीजिए, अब बहुत ध्यान से, बहुत जो चीज़ हम बहुत गौर से बता रहे हैं वो उसको समझिएगा। सीमा ने कमाया इतना रुपए, उसने बचाया कितना, यहाँ पर 15,000। तो इसमें अगर 15,000 हम लोग घटा दें, है ना, तो हमारे पास निकल जाएगा खर्चा। देखिए ये 5 होगा, प्लस इसमें क्या करेंगे 5, फिर यहाँ पर 2, है ना, घटाएंगे तो फिर 1, फिर यहाँ पर 41 में 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में अगर 15 घटाते, 40 में अगर 15 घटाते तो यहाँ पर आ जाता 25, जबकि हम 41 में घटा रहे हैं 26 आ जाएगा। तो ये 26,125 हुआ। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा इकाई के अंक में, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जोड़ के चाहे देख भी सकते हैं आप। तो ये तरीका है इनको करने का, है ना। जब डेटा छोटा छोटा दिया रहता है तो और आसानी से ये जल्दी हो जाते हैं। अभी तो थोड़ा मल्टीप्लाई में टाइम लगा, है ना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया है, कुछ कंचों को 4 डिब्बों ए, बी, सी और डी में 6, 3, 7, 5 के अनुपात में पैक किया गया। यदि बॉक्स बी में डी बॉक्स से 400 कंचे कम है तो सभी डिब्बों में कुल कितना। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है ना। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी में 6, 3, 7 और 5 के रेशियो में यहाँ पर कंचे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि बी में डी से 400 कम है ना। तो यहाँ देखिए ये बी का है, ये बी का है, ये डी में कंचे हैं। तो डी से इसमें कितने कम है यहाँ पर बताइए, 2 यूनिट कम है भाई। 5 है डी में और इसमें बी में 3 ही है, तो 2 यूनिट कम है। और एक्चुअल में कितना कम है यहाँ पर, डी से 400 कम है। तो 2 की वैल्यू 400 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपया हो जाएगी, है ना। 200 कंचे हो जाएंगे। सभी डिब्बों में पूछा है कुल कितने, सबको जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और यहाँ पर 12, 12 और 9 हो जाएगा 21। 21 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 21 दूना 4200 हो जाएगा। बस आ गया आंसर हमारा, ठीक है। 4200 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी अगर आप लोग देखें तो 21 मतलब 3 से कटने वाला, तो 3 से कटने वाला 2 हो जाएंगे, है ना, उससे नहीं लगा सकते हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना। ये आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक जलाशय को 23 समान क्षमता वाली पाइपों से 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि समान क्षमता वाली 47 पाइपों का उपयोग किया जाए तो जलाशय कितने मिनट में भरेगा। सीधे सीधे देखिए, यहाँ पर 27 पाइप काम कर रहे हैं कितने मिनट तक, 29 मिनट तक, तब जाके उसको भर पा रहे हैं, ठीक है भाई। 1 मिनट में मान लीजिए 27 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 29 मिनट में 27 गुणे 29 काम करेंगे, है ना, तब जाके वो भर जाएगा। अब उसी पाइप को, मतलब उसी टंकी को, उतना ही जलाशय को 47 पाइप मिलकर मान लीजिए कि यहाँ पर x मिनट तक भर रहे हैं, तो यही मिनट तो हमको निकालना है। खत्म हो गया कहानी, है ना। अब आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाइए, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है दूर दूर दिए गए हैं। 21 है, 17 है, 14 है, फिर यहाँ पर आपका 24 है। तो ऑप्शन दूर दूर होने की वजह से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ये 27 है ना, 1 सेकंड, 23 था, सॉरी, है ना, यहाँ पर आपका 23 था, तो इसको 23 लिख लीजिए, है ना, ये चीज़। चलिए, तो ये 23 है, तो 23 को हम लोग बना लेते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं।
ये 29 है तो इसको बना लेते हैं 30, और ये आपका कितना है 47, तो 47 को बना लेते हैं 50, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया x। 25 से ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 15 बार में कट जाएगा, मतलब लगभग 15 के आसपास आएगा। अब चूंकि हमने 47 को बढ़ाया है और इनको भी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाया है, तो चूंकि हमने डिनोमिनेटर को ज़्यादा बढ़ा दिया है भाई, 3 बढ़ा दिया है डिनोमिनेटर को, तो जो वैल्यू है वो 15 से छोटी आएगी, 15 से थोड़ा सा छोटा आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आ गया आंसर, बस, है ना। तो वैसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड बाई 47 करते तो उसमें समय लगता ना। क्लियर है? आगे चलिए। ये सवाल भी आपका लगभग सक्सेसिव वाला ही है। विजय के वेतन में पहले 16% घटाया गया, फिर 11% बढ़ाया गया। प्रारंभिक वेतन की तुलना में उसका अंतिम वेतन कितने % कम था? पहले देखिए क्या किया गया, यहाँ पर 16% भाई कम कर दिया गया उसका वेतन बेचारे का, फिर 11% बढ़ा दी। क्या फ़ायदा तुम्हारे बढ़ाने का जब 16% कम ही कर दिए? 11% यहाँ पर फिर बाद में बढ़ाया गया, ठीक है, मतलब कम घटा के और ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो ओवरऑल तो उसका वेतन कम ही हो जाएगा ना। कितना कम होगा? सीधे सीधे सक्सेसिव निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो a कितना है? माइनस का 16, b कितना है यहाँ पर? प्लस का 11, फिर a इंटू बी, तो माइनस प्लस माइनस 16 गुणे 11 करेंगे तो 176 आ जाएगा, है ना, 176 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो गया। अब देख लीजिए, सिंपल सा है ये। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो 1.76 आ जाएगा। अच्छा, ये कितना आएगा? ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये होगा आपका माइनस का 5, है ना, तो यहाँ हो गया माइनस का 5 और यहाँ माइनस 1.76, तो माइनस माइनस यानी प्लस, तो 6.76 माइनस का 6.76, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कमी, है ना, कम हो रहा है इसका वेतन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आगे चले। अब इस सवाल में तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो इन सवालों को देख कर लगा सकते हैं। दो समरूप त्रिकोणों मतलब त्रिभुजों की संबंधित भुजाओं का लंबाइयों का अनुपात 15 और 14 दिया है। तो लंबाई के मतलब करस्पॉन्डिंग लंबाई का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है? 15 और 14 के बराबर, मतलब रेशियो में दिया है। तो लेंथ का रेशियो ये है। आपको पूछा गया है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो आपके पास जब लेंथ का रेशियो दिया है, ठीक है, लेंथ का रेशियो यहाँ पर दिया है, साइड का रेशियो, तो आप एरिया जब निकालेंगे तो एरिया सीधे सीधे होता है लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ के स्क्वायर के रेशियो में आएगा। तो लेंथ का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। बस यही होगा आपका आंसर, सीधे स्क्वायर कर देना है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलिए, अब ये सवाल देखते हैं। एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल का योग उसके क्या कह रहा है? बहिष्कोण के योग से 250% अधिक है। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण x कितना होगा? फॉर्मूले आप जानते हैं तो लगा सकते हैं उससे भी, लेकिन उतना नहीं जाना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अंतःकोण है यानी इंटीरियर एंगल का सम, वो एक्सटीरियर एंगल के सम से 250% अधिक है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 250%, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 250/100 आएगा। 50 से काटेंगे तो 5 और बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 2 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। कौन? ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, और इससे 2 अधिक मतलब कि 2 से 5 अधिक तो 7, ये आपका इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। आपको क्या पूछा है? बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। अब आप सभी जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो कितना है बताइए तो? इंटीरियर आपका 7 यूनिट है, एक्सटीरियर आपका 2 यूनिट है ना। अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए तो 9 आएगा, और टोटल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर यानी अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का टोटल होता है 180। क्या दिक्कत था इसमें? कोई दिक्कत नहीं था। तो 9 की वैल्यू 180 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूना 18, 20 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है? अंतःकोण। तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल ये वाला है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू 7 दूना 14 यानी 140 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़े फॉर्मूले भी जान लीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं, ठीक। रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो सभी एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले जितने भी कोण हैं उनका जो सम होता है वो 360 होता है दोस्तों। तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर n साइड्स हैं, उस रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो अगर हम निकालें कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल
तो एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर 360 होता है, उसमें डिवाइड बाई n कर देंगे तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल है ना, आप सभी जानते हैं कि दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में बाहर वाला घटा दीजिए तो इंटीरियर मिल जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 180 में से ये बाहर वाला है, मतलब 360 डिवाइड बाई n, इतना अगर माइनस कर देंगे तो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके भी आप इसको निकाल सकते थे, बाकी हमने एक आसान तरीका आपको बता दिया है। देखिएगा, इस टाइप के सवालों को लगाना तो आपने सीखा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले। यहाँ पर आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो आपको कोई भी थीटा उटा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो आप थीटा को कुछ भी मान लीजिए, है ना। बस ऐसा मानिएगा कि अनडिफाइंड ना हो, कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में कहीं पर जीरो ना आए। तो इसलिए हम लोग थीटा की कोई एकदम बढ़िया सी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू मान लेते हैं जहाँ पे हमको सब कुछ मिल जाए, निकल जाए, है ना। थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, sec 45 cosec 45 इसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक। देखिएगा, तो हम थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं वो 45 डिग्री है ना। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना होगा 3 प्लस यहाँ tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस cot 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस sec 45, sec किसका उल्टा होता है cos का, और cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 कितना हो जाएगा √2/1, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये चूँकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ cosec है, कॉसेक भी मतलब cosec 45 भी आपका √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। आ गया आंसर हमारा, है ना। तो ये माइनस का 4 है, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर 5 - 4 यानी 1 बचा आपका। पॉजिटिव का 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों एकदम बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल। क्या कह रहा है? x जो है a स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब ये कह रहा है कि भैया जो x है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? a स्क्वायर के समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। a जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो a जो है ये किसके इन्वर्स का मतलब 1/, में लिखते हैं, y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से। तो क्या हम यहाँ से नहीं देख सकते कि x किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो x जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a की वैल्यू 1/y है तो यहाँ रखिए 1/y, तो कितना हो जाएगा 1/y का पूरे का स्क्वायर, यानी कि 1/y स्क्वायर हो जाएगा। अगर y को हम इधर ले आए तो कितना होगा x × y स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, मतलब k × 1 k ही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बोला है कि यदि y 6 है, x आपका 97 है, तो y = 2 होने पर x का मान कितना होगा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए, चूंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x1 y1 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? x2 y2 के स्क्वायर के, है ना। बस आ गया आंसर। x1 कितना है यहाँ पर 97, तो ये हो गया 97 इंटू y1 कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर, इज इक्वल टू x2 कितना है नहीं पता, वही हमके चाहिए, यहाँ पर पूछा है ना। y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, y का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से ये 9 बार में कटेगा तो 9 का मल्टीप्लाई करना है बस इसमें, 9 × 7 = 63 यानी इकाई अंक 3 आएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर इकाई अंक 3 वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। एक ही आंसर है ना। तो इस तरीके से आप लोग प्रोपोर्शनल वाले सवालों को लगा सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये सवाल दोस्तों बहुत बेहतरीन है। अब आपको इसमें ऐसा करना है, ऐसा तरीका लगाना है कि बहुत कम समय लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा अगर आप गलत तरीका लगाएंगे तो। बबीता एक दूरी को 11 kmph की गति से तय करती है और उसे दुगनी दूरी को 44 kmph की गति से तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से लौटती भी है। यदि पूरे सफ़र के लिए उसकी एवरेज स्पीड 34 kmph की है तो वापसी यात्रा की गति कितनी होगी? बहुत ध्यान से आप समझना है। औसत गति दिया है, औसत क्या होता है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बाकी आप लोग स्पीड का भी फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दोनों फार्मूले से ये आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि मानना क्या है भाई, दूरी क्या माननी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ दूर वो 11 की स्पीड से चली, है ना, 11 की स्पीड से चली, और कुछ दूर उसने यहाँ पर उसकी दुगनी दूरी 44 की स्पीड से चला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप मानेंगे, यहाँ वाली डिस्टेंस वो 44 का कोई मल्टीपल ही मानिए,
है ना, 44 से कोई कटने वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर वो 44 की स्पीड से चल रही है और यहाँ पर 11 की स्पीड से चल रही है। अब देख सकते हैं कि अगर आप 44 का कोई मल्टीपल लेते हैं तो वो 11 से भी कटेगा, है ना। तो 44 का कोई मल्टीपल यहाँ पर 44 ही मान लीजिए, ले लीजिए। ये दूरी जो है आपका 44 है, तो इसका आधा यहाँ पर होगा, यानी कि 22 यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ चली उससे डबल दूरी यहाँ है, कह रहा ना, जितना 11 kmph की गति से चल रही है उससे दुगनी दूरी को 44 से किया, तो यहाँ 22 तो यहाँ 44। क्लियर हो गया? ये आपकी डिस्टेंस है और ये दोनों जो नीचे हैं ये आपकी स्पीड हैं टोटल। अब चूंकि गई और लौटी भी, तो इस केस में हमें देखना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है कितना यहाँ पर? 34 के बराबर। तो 34 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा पूरे यात्रा में? भाई देखिए 22 और 44 यानी 66, तो 66 किलोमीटर गई और 66 किलोमीटर वापस भी आएगी। तो 66 इंटू 66 यानी कि 2 गुना 66 हो जाएगा कि नहीं? इतना डिस्टेंस हो। अब हमें टाइम लिखना है दोस्तों। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए पहला टाइम कितना लगा यहाँ पर? 22/11, 22 किलोमीटर 11 की स्पीड से, तो 22/11 यानी कि 2 घंटे लगे। प्लस यहाँ देखिए 44/44 यानी 1 घंटा लगा। अब जाने का हमें देखना है, तो आने का, तो आने में टोटल कितना कवर की? 44 और 22 यानी कि 66, और इस केस में मान लीजिए स्पीड आपकी x है। वापस आने में, वापसी का स्पीड ही आपसे पूछा है, मतलब इस x का वैल्यू पूछा है। तो ये तो हो गया 3। आप ऐसा करिए ना, इस पूरे को इधर ले आइए, तो 3 प्लस 66/x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ है आपका कितना? अच्छा 2 से इसको काट लीजिए ना, तो ये 17 हो जाएगा, है ना। तो 66/17 हो जाएगा, मतलब इस 17 को नीचे लाएंगे तो 66/17, मतलब जो 66/x की वैल्यू है 3 ले जाके उधर घटा देंगे, यहाँ पर 3, तो 17 3 51, 66 माइनस 51 यानी कि 15/17 आ जाएगा। तो ये हो गया 15/17। अब बड़े ध्यान से समझिए, देखिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x तो उधर चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 66 गुणे यहाँ पर 17 और डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। 66 क्या है? 11 का मल्टीपल है कि नहीं? मतलब 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 11 का, चूंकि 11 नीचे से कहीं से भी नहीं कट सकता, तो 11 का मल्टीपल ही आएगा। 11 का मल्टीपल आपके ऑप्शन में चेक करिए, यहाँ 7 है ना, तो ये तो नहीं कटेगा। यहाँ आपका 79 है, ये भी 11 से नहीं कटता। इसको देखिए अल्टरनेट, 7 और 8 15, 15 में से 4 घटाएंगे 11 आएगा, तो 11 से कट जाता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको देखिए 8 7 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया कैसे करना है ऐसे सवालों को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए ये भी एक बढ़िया सवाल है। यदि एक समवृत्त शंकु की ऊंचाई क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर और आयतन इतना दिया गया है, तो इसके आधार का व्यास निकालना। हमें हाइट दिया है और वॉल्यूम दे रखा है, शंकु का आयतन देखना है। ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन तो आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, ठीक है, पाई यहाँ पर रहने दीजिए, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमें नहीं पता है, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू, यही आयतन दिया है 160 पाई के बराबर। बहुत सिंपल, कट गया ये, देखिए पाई से ये आपका पाई कट गया, और देखिए 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 से ये 16 बार में कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 16, माने आर की वैल्यू √16 जो कि 4 होगा। आपको रेडियस नहीं पूछा है, व्यास पूछा गया है, यानी डायमीटर। डायमीटर रेडियस का आधा होता है, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 का डबल कर देंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। इस सवाल में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं। एक व्यक्ति ने 8 शर्ट 550 रुपये, 10 पैंट यहाँ पर इतने रुपए में और 12 जोड़ी जूते यहाँ पर 850 रुपये की दर से खरीदे। यहाँ पर बोला गया है प्रति वस्तु औसत खर्च कितना होगा, तो टोटल खर्चा डिवाइड बाई जितने वस्तुएं हैं वो कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा। देखिए 8 शर्ट जो है, एक को 550 रुपये के हिसाब से 8 शर्ट कितना हो जाएगा? 55 अट्ठे है ना, 8 पंचे 40, 44। ठीक है, हाँ क्लियर। तो 440 हो गया। ठीक है, इतना हो गया, मतलब 4400 रुपये हो गया। एक जीरो और भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10 के हिसाब से 1000 के हिसाब से 10 पैंट खरीदा, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपये यहाँ हो गया, है ना, 10,000 प्लस 12 जोड़ी जूते 850 के हिसाब से, तो 12 गुणे 850 करिए, कितना हो जाएगा? 0, फिर 12
पंचे 60 यानी बचा 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 आपका हो जाएगा 102। ये हो गया। डिवाइड बाई टोटल कितने आइटम हैं, मतलब कितनी वस्तुएं हैं वो लिख देंगे। कितने वस्तुएं हैं, 8 और 12 20, 20 और 10 30। ये हो गया आपका 30। देखिए काट लीजिए, पहले तो 0 0 0 0 निपटा दीजिए सबको, है ना। अब देखिए ऊपर जोड़िए क्योंकि 3 से नहीं कटने वाला। ये है आपका 1000, ये है 440, तो 1440 हो गया। 1440 में 1000 और जोड़ दीजिए तो 2440 हो गया। 2440 में हम 20 जोड़ेंगे तो 2440 था तो 460 हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 है, 3 अट्ठे 24 और 3 दुनाई के 6, 820 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर। कैलकुलेशन आपका तेज़ होना चाहिए। ये सवाल देखिएगा, ये एवरेज का सवाल है। ए बी और सी का औसत भार यहाँ पर 45 है। औसत का मतलब क्या होता है, मतलब प्रत्येक का, है ना। औसतन हर एक का 45 केजी है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा बताइए। तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस यहाँ पर सी, तो 45, एक का 45, तो तीनों का टोटल 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 135 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ए और बी का एवरेज 40 है, तो ए प्लस बी मतलब दोनों का टोटल कितना होगा, 40 दूना, क्योंकि 2 ही लोग हैं, 40 दूना 80 हो गया। बी और सी का एवरेज 42 है, तो बी प्लस यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, 42 का डबल 84। ठीक है, अब हमें बी का चाहिए। देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ए और बी दो जगह है, तो 2b प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। a प्लस 2b और प्लस यहाँ पर c इज इक्वल टू 8 8 16 164 आ जाएगा। अब देखिए 164 है ना, ये हो गया। अब देखिए a प्लस 2b प्लस सी, यहाँ है a प्लस b प्लस सी 135 है, तो a प्लस b प्लस यहाँ पर c ये आपका 135 है। क्लियर। देखिए अगर हम इस वाले में से इसको घटा दें तो a से a खत्म, c से c खत्म, 2b में से b खत्म, तो मतलब इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ b, और इज इक्वल टू इधर घटाइए तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, मतलब 29 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसानी से हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं जो कि एसआई का है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का है। राकेश 5000 और शिवम 9000 एक ही साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में शिवम को राकेश की तुलना में 360 रुपया अधिक मिला ब्याज के रूप में, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। रेट यहाँ पर कितना पूछा गया है ये बताइए कि भाई हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेट है वो x% का है। ठीक है, तो 3 साल में, दोनों का बोला है 3 साल में, है ना। तो राकेश के बारे में अगर बात की जाए तो 5000 का 3 साल में x% के रेट से कितना ब्याज बनेगा, तो 5000 का 3 साल में x% का रेट है, तो x% यानी x डिवाइड बाई 100, तो x का जो ब्याज बना वो इतना बना, यानी कि 5 तियाँ 15 यानी 150x। ठीक है, तो यहाँ पर शिवम का ब्याज कितना बना, 150x। ऐसे ही राकेश का, शिवम का भी निकाल लीजिए, तो 9000 के हिसाब से देखते जाइए। यहाँ पर 9000 रुपये का 3 साल के लिए, 3 साल में, है ना, x% के हिसाब से, तो x डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको भी काट लेंगे तो 9 तियाँ 27, यानी कि यहाँ पर 270x हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि भाई शिवम को राकेश की तुलना में 360 रुपया अधिक मिला। यहाँ पर कितना अधिक मिला है बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना अधिक मिला है। इसमें से इसको अगर हम लोग घटा दें तो 12 मिलेगा, मतलब 120x, और यही 120x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 360 है। बस क्लियर हो गया, 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 के बराबर, तो 3% का रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 रुपये है। इसकी कीमत पहले 12% घटाई जाती है और फिर 25% बढ़ा दी जाती है। नई कीमत क्या होगी। तो शुरुआती कीमत कितना था यहाँ पर, 8000 रुपया। ठीक है, इस 8000 में पहले 12% घटाया गया, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% में 12% अगर घटा देंगे तो समान कितने का हो जाएगा, 88% का, है ना। 100 - 12 यानी कि 88%, यानी डिवाइड बाई 100। फिर अब ये 12% घटाने के बाद इतनी कीमत हो गई, कह रहा 25% बढ़ा दो भैया। तो 25% जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो 25% यानी कि
1/4, तो मतलब 4 पर 1 बढ़ा देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो कीमत अब कितनी हो जाएगी? 5/4। वैसे भी इसको देखेंगे तो 125/100 आएगा, काटेंगे तो 5/4 ही आएगा। अब इसको क्या कैलकुलेट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं करना है कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप देख पाएंगे कि यहाँ से 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से आपका 20 बार में कट गया, और ये 20 पंचे 100 गुड़े 88, 8800, बस ख़त्म कहानी है ना। क्लियर है? सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। ये सवाल दोस्तों टाइम एंड वर्क का है। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 8 दिन में बिछा सकता है ए जो है, और बी वही काम 24 दिन में कर सकता है। ए और बी के साथ सी मिलकर वही काम 3 दिनों में कर सकते हैं। अकेले सी वही काम कितने दिन में करेगा? तो भाई ए जो है, ए क्या कर रहा है कि काम को करने में 8 दिन में लगाता है, ठीक है। बी जो है वही काम करने में 24 दिन लगाता है ना। लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं, ए और बी के साथ जब सी भी मिल जाए, है ना, तो ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर सी, तीनों मिलकर वही काम सिर्फ 3 दिन में कर देते हैं। तो 8, 24 और 3, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 24 के बराबर, है ना। तो 24 काम है टोटल, 24 काम यहाँ पर टोटल है। 24/8 करेंगे 3 आएगा, 24/24 करेंगे 1 आएगा, 24/3 करेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि सी वही काम कितने दिन में करेगा, तो पहले भाई सी की इफिशियंसी निकालिए। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो ए और बी का टोटल कितना हो गया? 3 1 4, जबकि तीनों का यहाँ पर 8 है, तो तीनों में से ए और बी का घटा दीजिए। तीनों का टोटल है कितना? 8 है, उसमें से ए और बी मतलब 3 1 4 घटा दीजिए इसमें, तो ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी का। मतलब सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। टोटल काम करना कितना है उसको? 24 यूनिट काम करना है। एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब इस सवाल में आपको सीधे सीधे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 जगह 1 और 1 है, बाकी सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से ही काम करिए, ये नहीं कि पूरा सबको जोड़ने लग जाए। वैसे औसत का मतलब क्या होता है? जोड़कर जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड करना है ना। तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है आपको। पहले तो जोड़िए यूनिट डिजिट, तो यहाँ है 9, 9 2 11, 11 और 9 आपका हो गया यहाँ पर 20, है ना। 20 7 27, 1 28, 28 और 8 यहाँ पर हो गया 36, है ना। 36 का हो गया 6, 6 4 10 का मतलब 0, 0 और 0 0 ही रहेगा, फिर यहाँ पर 4। तो ऊपर का इकाई अंक 4 आ गया, नीचे का इकाई अंक कितना होगा? क्योंकि इधर जोड़ेंगे तो और नंबर रहेंगे, बस इकाई अंक देख रहे हैं। अब नंबर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं यहाँ पर, बस आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस इकाई अंक को लेते हैं तो यहाँ अगर 9 का मल्टीप्लाई करें, मतलब ये वाला 9, तो 9 गुणे 9, 9 9 81, ऊपर 1 आना चाहिए, जबकि 1 आ नहीं रहा है, 4 आ रहा है, तो पहला आंसर नहीं होगा आपका। अब 1 को रखिए, तो 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 आना चाहिए ऊपर, जबकि ये भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा आपका, सेकंड वाला और लास्ट वाला भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम 6, लास्ट में यहाँ पर 6 है ना, 9 छक्के 54, 4 आ गया ऊपर, बस ख़त्म कहानी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर गुणा किया जाता है दोस्तों, नीचे वाले का यहाँ पे गुणा करके पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए, ये देखिए, ये रहा अगला सवाल। क्या दिया है? फाइंड द रूट्स ऑफ 5m² + 18m + 16 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स निकालना है, यानी m की वैल्यू निकालनी। m की वैल्यू निकालने के लिए बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो m² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, 5 और 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब 5 गुणे +16 यानी 16 पंचे 80, लेकिन पॉजिटिव का 80 आएगा। अब आप इस 80 को 2 बराबर भाग में तोड़िए ताकि जोड़ने पर 18 आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। तो 10 और 8 में तोड़ सकते हैं, तो 1 हो गया यहाँ पर 10, है ना, 1 हो गया यहाँ पर 10 और 8, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 10 गुणे 8 80 भी होता है। तो हमारे पास 10 और 8 आ गया। अब हमें m का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? बड़े ध्यान से समझिए। ये जो साइन होता है दोस्तों, ये जो साइन होगा, जो भी यहाँ पर साइन होगा, वो आपका बड़े वाले के साथ लगेगा। तो बड़ा वाला इसमें कौन है फैक्टर? यहाँ पर ये है, तो यहाँ प्लस लगा है, तो यहाँ आप भी प्लस लगा लीजिए। अब चूंकि प्लस का 18 लाना है हमें, तो +10 और +8 करेंगे तब ना हमारा 18 बनेगा, तो बन गया हमारा यहाँ का काम। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है m² के बगल में दोनों जगह इसी से डिवाइड कर देना। यहाँ 5 है तो इसमें 5 और इसमें भी आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा आपका +8/5,
लेकिन अभी m की वैल्यू नहीं आई है। m की वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। क्या करना है, लास्ट में आपको m की वैल्यू लाना है, यानी रूट्स लाने हैं, तो हमें इनकी दोनों की साइन चेंज करनी पड़ेगी। एक प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में करना है, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में करना है। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 8/5 है तो माइनस का 8/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मतलब कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो बहुत आसान है, रेकरिंग से फ्रैक्शन में बदलना है। रेकरिंग यहाँ पर क्या बन रहा है कि भाई 8 और रिपीट क्या हो रहा है, 27 यानी 27 जो है ये आपका रिपीट हो रहा है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पर पहले पॉइंट और बार सब कुछ हटा के लिखिए, तो सब कुछ हटा के अगर लिखेंगे तो 827 आएगा। इसमें से उस वाले को घटा दीजिए जिस पे बार नहीं लगा है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो। बार किस पे नहीं लगा है, 8 पर, तो इसमें से 8 घटा देंगे हम लोग, डिवाइड बाई। अब नीचे क्या करना है, नीचे आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है आपका दो अंकों पे बार लगा है, तो जितने अंक पे बार लगा होगा पॉइंट के बाद उतने 9 लिखेंगे। 2 अंक पे बार लगा है इसलिए 2 9। अगर पॉइंट के बाद कोई एक ऐसा अंक होता या 2 अंक होते जिस पे बार ना लगा होता तो उसके बदले हम लोग 0 लिखते, मतलब 9 के बाद 0 लगाते। ठीक है, ये हो गया। अब आप वैसे भी देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही 11 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर 99 है तो मतलब 11 का कोई मल्टीपल है यहाँ पर, है ना। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा नीचे, तो 11 ही ना बचा, बस एक ही ऑप्शन है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 27 में से अगर 8 घटा दें तो 19 आएगा, मतलब 819 डिवाइड बाई यहाँ पर 99। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 1 कम 9, और इसको 9 से काटेंगे तो 11, 91/11 आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। ये सवाल अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूले आप लोग जानते होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपको दोस्तों x - 1/x दिया गया है, कुछ भी p के बराबर, तो x² + 1/x² की वैल्यू अगर पूछी जाए, x² + 1/x² की वैल्यू, यानी पावर 1 से पावर 2 पे, यानी डबल पावर करना है ना, पावर डबल करना है, ऐसा समझ लीजिए, पावर डबल करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे ये जो p दिया है इसका स्क्वायर करके, ये माइनस वाले की वैल्यू है तो आप +2 करेंगे। क्या करेंगे, अगर माइनस वाले की वैल्यू दिया है यहाँ पर तो आप +2 कर देंगे। अगर यहीं पे आपको ऐसे दिया होता x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दे दे, मान लीजिए कि k दे दिया है ना, और आपसे पूछा जाता x² + 1/x² की वैल्यू, तो आप क्या करते, पहले तो इस k का स्क्वायर करते, मतलब डबल पावर करते, और यहाँ पर चूंकि प्लस है तो आप -2 कर देते। बस ये करना है आपको, है ना। तो बस देखिए अब यहाँ पर है क्या, पहले x - 1/x की वैल्यू 3 दी गई है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, x² + 1/x² निकाल लिए, यानी कि एक पावर का डबल कर लिए, वो भी प्लस में। तो माइनस से प्लस में किए हैं तो क्या करेंगे, पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और चूंकि माइनस वाले की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पर +2 कर देंगे, मतलब ये 11 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, x² + 1/x² की वैल्यू कुछ भी दी गई है, इसका हमें डबल पावर करना है, यानी पावर 4 में जाना है। तो यहाँ पर पावर 4 में अब जाइए, मतलब इसका भी डबल पावर करना है, तो पावर 4 यानी x⁴ + 1/4 कितना हो जाएगा, ये प्लस वाले की वैल्यू है, 11 दिया गया है तो 11 का पहले कर देंगे स्क्वायर। अब चूंकि ये प्लस वाले की वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ -2 किए है ना, तो यहाँ पर -2, बस आ गया आपका आंसर। 121 - 2 यानी कि 119 आ जाएगा। तो 119 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये जो है लिखा है ये 1 पॉइंट नहीं है, ये 1 2 3 4 नंबरिंग है वैसे, है ना ये। चलिए तो ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि वस्तुएं 450 रुपये में खरीदी जाती हैं और 1/3 को 10% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन पर 20% लाभ के लिए शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए कुछ वस्तुओं को, मतलब 1/3 वस्तुओं को, 3 में से एक वस्तु को, है ना, 3 में से एक वस्तु को, अब इसमें एलिगेशन आप लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से, 10% के नुकसान पर बेचा गया, 10% के नुकसान पर बेचा गया किसको, एक वस्तु को, 3 में से एक वस्तु को, है ना। तो बचेंगे कितने वस्तु, फिर यहाँ पर 2 वस्तु बचेंगे भाई, 3 में से एक को 10% के नुकसान पर बेचा गया, और जो बचे हुए हैं उनको कितने % में बेचा जाएगा, लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ये नहीं पता है हमको। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x है, और ओवरऑल जो है यहाँ x%, ओवरऑल जो है 20% का लाभ,
पूरे लेन देन में 20% का लाभ, तो ओवरऑल वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 20% का लाभ है तो प्लस में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ध्यान से, ये जो बीच वाली वैल्यू है ये होगा 20% इज इक्वल टू बीच वाले की इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 10 एकम 10 मतलब माइनस का 10 हो गया, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 2x हो गया, 2x% है ना, डिवाइड बाई यहाँ देखिए ये जो रेशियो है क्वांटिटी का रेशियो, इनको जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 तियाँ 60, ये हो गया 60 माइनस 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी परसेंट में है ना, तो 60 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 है ना, तो 20 तियाँ 60 और 10 यहाँ पर 70% हो गया, 70% इज इक्वल टू 2x%। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई आपका 35 है ना, 70 का आधा 35% आ जाएगा, यानी जो बचे हुए वस्तुएं हैं उनको 35% के प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। एक क्या दिया गया है 17 क्यूब माइनस 10 स्क्वायर प्लस ये सब कुछ दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 17 का क्यूब इसको भी छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए है ना, 17 का क्यूब जैसे है वैसे रहने दीजिए, तो 17 का क्यूब हो गया माइनस 10 का स्क्वायर यहाँ 100 होगा, प्लस 26/13 है, 26/13 का मतलब 2 होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 -12 और प्लस का 12 दूना 24 यानी कि 240, ये हो गया। अब ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। बात इसकी आती है, पहले इनको सबको जोड़ घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पर 240 में से 100 गया तो 140 हो गया, और ये टोटल कितने हो जाएंगे आपका -8 हो जाएगा। तो 140 में अगर 8 घटा दें, पहले तो 17 का क्यूब लिखिए है ना, और फिर यहाँ पर 140 में अगर 8 घटा दें तो प्लस का 132 आएगा है ना, प्लस का 132 आ जाएगा। अब इसमें आप यूनिट डिजिट लगाइए, 7 का क्यूब है ना, 7 गुणे 7 करिए भला, यूनिट डिजिट कितना आता है क्या पता, इकाई अंक से बन जाए हमारा है ना, तो 17 का क्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 गुणे 7 7 49 मतलब 9, 9 7 63 यानी कि 3, तो यहाँ इकाई अंक आया 3 और यहाँ आ गया 2 आपका, तो 3 और 2 5, 5 आपका 2 जगह है, नहीं काम बन पाएगा, 17 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, सॉरी 17 का क्यूब है ना। तो क्या करेंगे, 17 का क्यूब करने के लिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले 17 का स्क्वायर लिख लीजिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289, इसमें हम लोग 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा। कर लीजिए कितना आ जाएगा, 17 नहीं हो कितना होता है, 17 नहीं हो 153 है ना, तो 153 मतलब 3 हो गया, और बचेगा यहाँ पर इकाई अंक 153 ना, तो बचेगा यहाँ पर 15, फिर 17 8 136 हो जाएगा, 136 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 6 5 11, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 36 में अगर 14 जोड़ दे तो 50 1 51, 151 हो गया, मतलब 1 आ गया, फिर 15 बचा यहाँ पर है ना, फिर 17 दूना 34, 34 और 15 35 और 15 होता है आपका 50, उसमें से 1 कम कर दीजिए यानी कि 49, तो 49 13 आ जाएगा, ये हो गया आपका 49 13 है ना, 49 13, और इसमें 132 हम लोग जोड़ देंगे तो 5 और 3 1 4, 45 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये एवरेज का सवाल है, मतलब माध्य इसमें निकालना है। अब इस सवालों में अगर कोई कैलकुलेशन करने लग जाए तो मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके इकाई अंक अलग अलग दिए हैं, 5 6 4 और 9। इकाई अंक जब अलग अलग दिया है भाई, तो यहाँ पर बड़े आराम से आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। आप पहले ये समझिए कि फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स है ना, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है। सिग्मा मतलब समेसन। ये देखिए ये है आपका एफ, ठीक, ये है आपका x, तो पहले तो एफ एक्स निकालिए, यानी मल्टीप्लाई कर करके, वो भी यूनिट डिजिट बस लिखना है। तो 4 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 है ना, सॉरी 4 1 4, यहाँ इकाई अंक 6 8 48 मतलब 8 हो गया, यहाँ इकाई अंक 4 5 20 यानी 0 हो गया, 6 1 ये हो जाएगा 6, और 4 8 ये हो जाएगा 32 यानी 2, 8 2 10, 6 4 10। समेसन का मतलब क्या होता है, सबको जोड़िए। अगर हम सबको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें तो 8 4 12, 12 6 18 2 20, यानी इकाई अंक हमारा फिर से 0 आ गया ऊपर। ठीक है, 20 का मतलब 0 इकाई अंक। अब नीचे क्या आएगा, नीचे सिग्मा एफ लिखना है। एफ का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसको जोड़िए, तो क्या होगा, इकाई अंक लेना है। 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 का इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ आ गया 8। अब सुनिएगा, इस 8 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 0 मिल जाए। आप ऑप्शन से चेक करिए, वो भी यूनिट डिजिट। अगर हम 5 का गुणा करें तो 8 पंचे 40, 0 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है।
अगर हम 6 रख दें यहाँ पर तो 8 छक्के 48, 8 मिलेगा, ऊपर 0 नहीं मिलेगा। पहले में तो आपका सही मिल रहा है, बाकी को भी चेक कर लीजिए। यहाँ 4 है, 8 चौके 32, ऊपर 2 होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9 है, 8 नहीं हो 72, 72 यानी 2 आना चाहिए। तो बस आपका आंसर फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ एक नया शिफ्ट लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।